अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। नाजरीन, सेनेट के इंतखाबात का अमल मुकम्मल होते ही जो सज़ाओं का सिलसिला है और पीटीआई के रहनुमाओं को सज़ाओं का सिलसिला वो अब शुरू हो गया है और इंसादे दहशत गर्दी की अदालत ने आज एक बहुत ही अहम फैसला दिया है। आज सरगोदा की इंसादे दहशत गर्दी की अदालत ने 9 मई के एक केस में अपोजिशन लीडर पंजाब असेंबली मलिक अहमद बच्चर और तहरीक इंसाफ के रुकन कौमी असेंबली अहमद चट्टा समेत 32 मुल्ज़मान को 10-10 साल की कैद की सज़ा सुनाई गई है। मलिक अहमद बच्चर ने फैसले के बाद रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि केस सियासी बुनियादों पर बनाया गया था और अदालत ने कानूनी ज़ाब्ते पूरे किए बगैर फैसला सुनाया है। ताहम वफाकी वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने इस फैसले को सराहते हुए कहा कि आज इंसाफ का बोल बाला हुआ है। इंसदादे दहशत गर्दी की अदालत जो सरगोदा की है, उन्होंने फैसला दिया पंजाब असम्बली में जो अपोजिशन लीडर हैं मलिक अहमद बच्चर साहब, बिल्कुल उनको 10 साल की सज़ा हुई है। अहमद चट्टा साहब हैं, वो MNA हैं और उनको भी सज़ा हुई है। साबका एक MNA बिलाल इजाज साहब हैं, उनको भी सज़ा हुई है 10-10 साल की। और ये फैसला आइन और कानून के मुताबिक है और ये खुशाइन फैसला है। जब आप कानून अपने हाथ में लेंगे तो चाहे आप MNA हों, चाहे आप MPA हों, चाहे आप लीडर ऑफ द अपोजिशन हो, वो चीज़ें मैटर नहीं करती। कानून हरकत में आएगा। नाजरीन, इसके अलावा लाहौर की जो इंसादे दहशत गर्दी की अदालत है, शेप और ब्रिज के ऊपर जो जलाओ घराव हुआ था और जो तकारीरें हुई थी, उसका जो जेल ट्रायल है वो भी अब मुकम्मल होने को है और अगले चंद दिनों में इस केस का फैसला सुनाया जा सकता है। अब वाज़े रहे कि इस केस के मुकदमे में शाह महमूद कुरैशी साहब, डॉक्टर यास्मीन राशिद के अलावा इजाज़ चौधरी, उमर सरफराज चीमा, मियाँ महमूद रशीद मुल्ज़िम हैं। इस सब के बावजूद भी तहरीक इंसाफ 5 अगस्त के एहतजाज के लिए तैयारियां कर रही है और इस मकसद के लिए तहरीक इंसाफ ने मीनार पाकिस्तान पर जलसा करने के लिए हुकूमत से इजाज़त तलब कर ली है। अब सवाल ये उठता है कि क्या 9 मई के वाक़यात के ऊपर जो सज़ाएं हुई हैं उसके अंदर कानूनी तकाज़े पूरे हुए हैं? फेयर ट्रायल जो उनको कानून देता है या आइन देता है, क्या वो मुकम्मल हुआ है? और हम जो तवक्को कर रहे थे कि सेनेट इलेक्शंस के बाद कुछ बर्फ़ पिघलेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और PMLN के दरमियान, क्या वो पिघली है कि नहीं पिघली? इस हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में मद्दू किया है सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब को, रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। सेनेटर ज़मीर घुमड़ो साहब, रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, रहनुमा है तहरीक इंसाफ के और साबिक एडवोकेट जनरल है इस्लामाबाद के, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब, चूँकि आपकी पार्टी के हवाले से ख़बरें अब आई हैं, ये जो अहमद खान बच्चर को, मलिक अहमद बच्चर को जो सज़ा सुनाई दी गई है और दीगर और लोग, उसके अंदर 32 आपके अरकान हैं, अहमद चट्टा साहब भी हैं, ये बताइएगा कि इसके अंदर जो कानूनी तकाज़े हैं वो पूरे हुए हैं कि नहीं हुए? देखिए मुनीज़े के आपने खुद देख लिया है कि इस केस के अंदर सबसे पहले एक जज थे ग़ुलाम अब्बास साहब, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज, जिनके पास ये केस चल रहे थे। 2 लोगों को इन्हीं केसेस सेम अक्रेंस पे उनकी एक्विटल हुई थी और उस केस के लिए बाकायदा लिखा गया था। फार्मर चीफ जस्टिस मलिक शहजाद अहमद साहब थे, उनके ऊपर बहुत प्रेशर था उस जज के ऊपर। देखें कि अगर वहाँ 2 आदमियों को एक्विटल हुई है तो कौन से कानूनी तकाज़े पूरे हुए होंगे। आपने देखा है कि जिस तरीके से आप पहले तो आप ये ले लें कि 9 मई के जो ऑफेंस था उन लोगों को भी अटैक्ट किया गया जिन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब एक आदमी के ऊपर 9 मई का एलिगेशन है तो वो कहते हैं जी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चले गए तो वो तो ठीक है, वो बरी हो गए। भाई सेक्शन 143 है मिलिट्री एक्ट का, उसके अंदर ये है कि अगर कोई कन्विक्टेड होगा तो वो उसको पार्डन होगा। तो कौन से तकाज़े पूरे हो गए जिस हालात में आपने पूरा देखा है कि जब सिंबल लिया गया इस पार्टी से, उसके बाद जो मिशन है वो पूरी उस तरफ बढ़ रहा है कि अब शायद 27वीं तरमीम करनी है, 2/3 मेजॉरिटी तो इनको चाहिए। आपने रिजर्व सीट वाला फैसला भी देख लिया है, लिहाजा कोई तकाजे पूरे नहीं हुए फेयर ट्रायल के और आप एक पैरेलल सिस्टम भी चला रहे हैं। एक साइड पे आपने मिलिट्री कोर्ट्स में भी केस चलाए और एक साइड पे आपने ATC कोर्ट में भी केस चलाए।
तो लिहाजा ये उसी तरह अच्छा, ये जो आपने बात की है सर, ये बड़ी अहम बात है। अली बुखारी साहब जो वकील हैं आपकी पार्टी से, वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, और चूंकि लाहौर के अंदर ये ट्रायल्स हो रहे हैं, अली बुखारी साहब सिर्फ ये बता दीजिए कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है कि जो लाहौर के अंदर इंसादी दहशतगर्दी की अदालत है वो भी फैसला सुनाने लगी है, उसके अंदर आपकी तमाम क़यादत वहाँ पे है, जो लाहौर की पंजाब की क़यादत है, जिसके अंदर यास्मीन राशिद हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब हैं, आपको क्या एक्सपेक्टेशन है कि वहां से क्या फैसला आएगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, फैसला जो है वो अगर तो कानून के मुताबिक आएगा, रूल ऑफ लॉ के मुताबिक होगा, सुप्रीमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक होगा, फिर तो एक्विटल के अलावा कोई और फैसला हो ही नहीं सकता। और लेकिन अनफॉर्चुनेटली बात जैसे अभी मैं सुना था, पहले न्यायाधीश साहब भी फरमा रहे थे कि जब लॉ को फॉलो नहीं किया जाएगा इट्स ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट में, और 22 किस्म का फैसला आएगा, तो उससे तो आप कुछ भी तोको कर सकते हैं ना। और मैं वैसे ये चीज़ एक हर प्रोग्राम में कहता हूँ कि 26वीं अमेंडमेंट के ये असरात हैं। ये 26वीं अमेंडमेंट लाई इसलिए गई है कि जो एक इंडिपेंडेंट और इंस्टीट्यूशन था, जो एक पिलर ऑफ द स्टेट होता है, जिसको जुडिशरी कहते हैं, इसको बांदी बना देना चाहिए, क्योंकि ACRs तो इनकी उन लोगों ने लिखनी है जो खुद कंप्लेनेंट है इसके अंदर। सो ऐसी पोजीशन के अंदर इंसाफ लेना इट्स वेरी डिफिकल्ट जी। वैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैंने सैफर में भी खान साहब को रिप्रेजेंट किया, शाह साहब को भी सैफर में रिप्रेजेंट किया, अभी भी पिंडी GHQ हमला एंड ऑल अदर केसेस आई एम रिप्रेजेंटिंग शाह साहब, खुद इलेक्शन भी लड़ा इस्लामाबाद से। सो द इशू ये है कि अब एक शाह महमूद कुरैशी साहब की मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। वो उस दिन 9 मई को वो मौजूद थे आगा खान हॉस्पिटल कराची में, उनकी वाइफ का सर्जरी हो रही थी, एंड उनके ऊपर FIR 13 पिंडी में, उनके ऊपर 13-14 FIR इस्लामाबाद में, उनके ऊपर सरगोदा में, उनके ऊपर फैसलाबाद, गुजरांवाला, लाहौर। यार कोई आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी है ना, डबल जेओपर्डी भी होता है। एक बंदे ने क्या कर दिया जो इतनी FIR में, क्या कॉन्जेक्टिव पनिशमेंट्स देंगे, कंकरेंट पनिशमेंट्स देंगे? ये पनिशमेंट्स तो पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं, एवरीवन नोज कि पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हैं। मैं फॉर काइंड ऑफ एक ऐड कर दूं इंफॉर्मेशन इसके अंदर, आपको याद होगा 2021 में फ्रांस के अंदर एक बहुत बड़ा पूरे मुल्क में एक एनार्की आई थी महंगाई के ऊपर, और 1100 प्लस पुलिस स्टेशन जो है उनको बर्न कर दिए गए थे। क्या उन्होंने अपने लोगों को 10-10 साल सजा दे दी? क्या उन्होंने अपने लोगों को हैंग कर दिया? अपने लोगों को मारा नहीं जाता नीजे कभी भी। और दूसरी बात यह है कि पनिशमेंट किस चीज की यार, लाइफ इम्प्रिजमेंट आप प्रोबेटरी क्लॉज में आप लेके उठा के 10-10 साल सजा देंगे, क्या गमले तोड़ने पे, तकरीर करने पे? यार वो कौन से, ये पाकिस्तानी शहरी हैं, पाकिस्तानी सिटीजन है, पाकिस्तानी लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल है। सो मसला ये नहीं है कि इंसाफ क्या हो रहा है, रात को 11 बजे तक ट्रायल चल रहा है। हमने साइफर में भी देखा था, हम इलेक्शन भी लड़ रहे थे, रात को 11 बजे तक भी उधर होते थे। क्या मीडिया को इजाजत दी थी उसको सुनने के लिए? 3 दफा वो केस रिमांड हुआ वापस, और अल्टीमेटली उसमें एक्विटल हुआ। तो जब भी फेयर ट्रायल होगा, ये फेयर जो आपने जस्टिस होगा, इसके अंदर अपील फाइल होगी, सस्पेंशन होगी, बुखारी साहब ये खड़ा ही नहीं हो सकता। बुखारी साहब ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैं चाहती हूँ उनको आगे लेके चलूं। थैंक यू सो मच कि आपने ये जो पॉइंट्स हैं ये आप हमारे सामने लेके आए हैं बुखारी साहब। ताहिर खलील सिंधु साहब भी वकील हैं, सीनियर वकील हैं। ताहिर साहब, आप तो वकालत कई अरसे से कर रहे हैं, आप कानून के तमाम तकाज़ों को जानते हैं, ह्यूमन राइट्स के इश्यूज़ से भी आप अच्छी तरीके से मुंसलिक हैं। वो ये कहते हैं कि जी एक तरफ से आपने पैरेलल जुडिशल सिस्टम खड़ा कर दिया, आपने मिलिट्री कोर्ट्स में इनके ट्रायल किए, एंटी टेररिज्म कोर्ट्स के इनके अंदर ट्रायल किए। उन्होंने कहा शाह महमूद कुरैशी साहब तो वहाँ पे जाए वकवा पे थे भी नहीं, वो तो अस्पताल में थे, उनकी बीवी का इलाज चल रहा था, आपने उनके ऊपर मल्टीपल FIRs कर दिए और 10-10 साल की सजाएं सुनाए देने जा रहे। तो जस्टिस शुड ऑल्सो बी सीन टू बी डन। इसके अंदर कानून के तकाजे क्या कहाँ हैं? बहुत शुक्रिया मनीष जी। मैं बुखारी साहब और न्यायी साहब ने जो बात की है, बुखारी साहब ने जो कहा कि मतलब अगर इनके हक़ में फ़ैसला हो जाए तो फिर वो कानून के मुताबिक है, लॉ के मुताबिक है, अगर इनके ख़िलाफ़ आ जाए तो वो कानून के मुताबिक नहीं है। और ख़िलाफ़ की बात यह है कि इसमें एविडेंस को देखना पड़ता है। अगर बुखारी साहब, हम चारों ही, शायद मैं भी, न्यायी साहब भी हमारे सीनियर लॉयर हैं, चारों ही हम ट्रायल के वकील हैं। मैंने ट्रायल करता हूँ, फौजदारी केस करता हूँ, 1996 मैंने ज्वाइन किया था वकालत का शुबा। तो अगर इनके पास प्ली ऑफ एलिबी है या डॉक्टर्स है वहाँ पे, तो इनको एविडेंस तो इन्होंने पेश करनी है ना, वहाँ पे जाके साबित तो इन्होंने करना है कि वो वहाँ पे मौजूद नहीं थे। वो तो वसीक़ा ने तो साबित नहीं करना, ओनस इन पे आ जाता है। फिर जब ये एक प्ली खास ले रहे हैं तो ओनस टू प्रूव जो है वो इन्होंने वहाँ पे पेश करना है। वो खैर उस फैसले पे अभी ज़्यादा बात इसलिए भी नहीं कर सकते लाहौर वाले पे कि अभी जो ट्रायल है वो चल रहा है, अभी उसमें जजमेंट नहीं आई। दूसरा जो आपने बात की अभी कह रहे थे कि 11-11 बजे तक अदालतें खुली रहती हैं, इस तरह होता है। अगर जुर्म 24 घंटे हो सकता है तो अदालतें क्यों नहीं 24 घंटे खुली रह सकती? ये कहाँ का मंतक हो गया कि अदालत खुली नहीं हो सकती, ये रह नहीं सकती? नॉट एट ऑल। क्या जब जुर्म हो रहता है तो इंसाफ छुट्टी पे चला जाता है? नो, नॉट एट ऑल। और दूसरे नंबर पे 9 मई से बड़ा भी कुछ आने है,
कि अगर आप अपने ही इदारों पे जो आपके लिए जान दे रहे हैं, रिसेंटली आप देखिए इंडिया के साथ हम सब ने कौम बन के, इवन पीटीआई ने, आई विल अप्रिशिएट कि सब ने मिल के उनके खिलाफ जो भारत ने जो हमारे साथ किया, जो किस तरह से उनको क्या कहते हैं अपना नाको चने चबवाए। तो लेकिन इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपने उन इदारों को जो आपका तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, मतलब किसी गैर मुल्की को, इसराइल की फ़ौज तो नहीं है ना, ये हिंदुस्तान की फ़ौज तो नहीं कि आप चढ़ दौड़े उन पर और आप उन पर हमले कर दें, उनके अपना क्या MM आलम साहब का जो मुजस्समा है उसको भी जला दें। देखिए वो ये कह रहे हैं ताहिर साहब, वो ये कह रहे हैं कि शाह महमूद कुरैशी साहब तो वहाँ पे मौजूद ही नहीं थे, तो उनके ऊपर भी आपने ये केसेस मल्टीपल FIRs बना दिए कि जी उन्होंने हमला किया, जबकि वो अस्पताल में थे अपनी बीवी के इलाज के हवाले से। तो मुझे आपका बहुत ही बड़े अच्छे ख़ानदान की सर लॉ बैकग्राउंड है, आपकी वालदा मोहतरमा वाज वेल नोन राउंड लायर एट इंटरनेशनल लेवल। आप बताएं कि इनको बनाई साहब को भी पता है और बुखारी साहब भी मेरे भाइयों की तरह, दोनों हम एक ही सारे, और घुमरो साहब एडवोकेट जनरल वो भी रहे हैं, कि एविडेंस तो अब साबित तो इन्होंने करना है ना। अगर एक उन्होंने प्ली ले ली है वहाँ पे, तो फौजदारी केसेस में यही होता है क्रिमिनल में कि फिर इन्होंने साबित करना है। अगर ये साबित कर देते हैं वहाँ पे, एक मिसाल है एविडेंस के मुताबिक कि वो वहाँ पे उनकी प्रेजेंस नहीं थी, तो वो क्विट हो जाएंगे। सिंपल सी ये बात है, इसमें तो कोई रॉकेट साइंस है ही नहीं है। अच्छा, मगर इधर चूंकि सेनेटर जमीर घुमरो साहब भी वकील हैं, अगर मैं गलत नहीं हूं तो घुमरो साहब एक चीज मुझे आप एक्सप्लेन कर दीजिए। जी बिल्कुल, तो मैं इसीलिए मैं आपसे ये सवाल करना चाहती हूँ, चूंकि आप एडवोकेट जनरल रह चुके हैं, कि देखिए जो भी ट्रायल्स हो रहे हैं ये पसे पर्दा हो रहे हैं, यानी कि इसके अंदर मीडिया अलाउड नहीं है, पब्लिक इसको विटनेस नहीं कर सकती। जेल के अंदर ट्रायल्स हो रहे हैं, जितने भी PTI की लीडरशिप है, तो एक कानूनी तकाजा होता है घुमरो साहब, और वो ये होता है जिसको हमने भी दस्तखत किए हुए, सिविल एंड पॉलिटिकल राइट्स कॉवेनेंट्स बथेरे हमने UN के साथ साइन किए, जिसके अंदर ये कहा जाता है कि राइट टू फेयर ट्रायल के अंदर ये कि ट्रांसपेरेंसी हो। तो ट्रांसपेरेंसी तो ख़त्म कर दी जब आप इन जेल ट्रायल्स करते हैं और किसी को मालूम ही नहीं होता कि जी क्या एविडेंस आई थी, क्या नहीं आई थी। ये बिल्कुल एज फार एज फेयर ट्रायल इज़ कंसर्न, उस पर कोई दो राय नहीं है कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल राइट्स उसमें भी है, और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 10 में A में भी है। तो हर शहरी का जो है वो फेयर ट्रायल होना चाहिए बिल्कुल, और वो नज़र भी आना चाहिए। लेकिन ये जो सिस्टम है स्पेशल कोर्ट्स का, ये 97 में जो है इस्टेब्लिश हुआ था। मैं तो बेसिकली स्पेशल कोर्ट्स के ख़िलाफ़ हूँ। स्पेशल कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए, जो नॉर्मल जुडिशल सिस्टम है उसको चलना चाहिए। लेकिन ये सिस्टम में मौजूद हैं, हमने भी इसको ही भुगता है, हम भी इन्हीं स्पेशल कोर्ट्स में जो है वो पेश होते रहे हैं। लेकिन उन्होंने ही फैसले जो है स्पेशल कोर्ट्स ने सुनाए हैं। नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ फैसले उन्होंने सुनाए, आसिफ जरदारी साहब को उन्होंने उनका ट्रायल स्पेशल कोर्ट से नहीं किया है। तो इसका तरीका ये है कि मगर सर उस वक्त तो आमरीत थी ना, अब तो आपकी हुकूमत है पब्लिक की। घुमरो साहब उस वक्त तो आमरीत थी, जनरल जिया का दौर था, जनरल मुशर्रफ का दौर था, तो अब तो आपकी हुकूमत है, जमहूरी हुकूमत है, पीपल्स पार्टी है, बात कर रहे हैं, PMLN है। नहीं, मैं 2018 की बात कर रहा हूँ। 2018 में भी यही सिस्टम था, एंटी टेररिज्म कोर्स थी, और उसमें ही जो है वो हमारे लीडर्स के ट्रायल हुए। ये जो भी कोर्स हैं, नैब कोर्स हों या आपकी जो है एंटी टेररिज्म कोर्ट्स हों, ये स्पेशल कोर्ट्स ही हैं। लेकिन बात यह है कि फेयर ट्रायल होना चाहिए, तो वो स्पेशल कोर्ट में हो या स्पेशल कोर्ट्स वैसे नहीं होनी चाहिए, नॉर्मल जो जुडिशल प्रोसेस है उसको फॉलो करना चाहिए। लेकिन ये स्पेशल कोर्ट्स में भी अगर ये 1997 से स्पेशल कोर्ट्स इस कानून का हिस्सा है, उसमें भी जो ट्रायल होना चाहिए वो फेयर होना चाहिए। लेकिन ये जो केसेस अगर पॉलिटिकल हैं, जैसे हमारे भाई कह रहे हैं, तो इनको राइट ऑफ अपील का जो है वो राइट ऑफ अपील है, वो हाई कोर्ट में जो है वो या सुप्रीम कोर्ट में जो है वो खड़े नहीं होते अगर एविडेंस नहीं होती। तो मेरे ख्याल में अगर एविडेंस नहीं है, जैसे कह रहे हैं कि 2 लोग एक्विटल भी हो चुके हैं सेम ग्राउंड्स पर, तो इनके पास तो मेरे ख्याल में स्ट्रांग राइट ऑफ अपील होगा हाई कोर्ट में कि ये एक्विट हो जाएंगे। और नीचे से अगर कोई फैसला आता है, जैसे आपने देखा कि नीचे वाली कोर्ट से फैसला आ जाता है, वो फौरी तौर पर हाई कोर्ट में सस्पेंड भी हो जाता है। अगर ये एविडेंस नहीं होगी तो हाई कोर्ट में फौरी तौर पर सस्पेंड हो जाएगा। लेकिन ये बदकिस्मती से ये पॉलिटिकल ये जो स्पेशल कोर्ट का सिस्टम है, ये 1997 से जो है वो उसमें है। ठीक है। तो मेरे ख्याल में अगर इनको जो है वो सुना कि स्पेशल ये कोर्ट्स जो स्पेशल कोर्ट्स
जी जी। अब ये जो स्पेशल कोर्ट्स की आपने बात की है ज़मीर गुमरो साहब, ये मैं नियाज़ुल्लाह नियाज़ी साहब से कहती हूँ कि जी जिस तरह आपने कहा कि 1997 से ये सिलसिला चला आ रहा है, तो आप लोग भी जब हुकूमत में होते हैं तो आप इन चीज़ों को नहीं देखते, जब फेयर ट्रायल के तकाजे पूरे नहीं होते और आप लोग हुकूमत में होते हैं आप उसको नज़रअंदाज कर देते हैं। फिर जब वही सब कुछ आपके ऊपर लगता है अपोजिशन में, तो तब आपको याद आता है कि जी आम लोगों के लिए भी फेयर ट्रायल मुयस्सर नहीं है। एक तो इस पर आप जवाब दें, और दूसरा मुलाकातें हुई हैं आज इमरान खान साहब की दीगर लोगों से, तो ये बताइए कि उन्होंने सेनेट इलेक्शंस के बारे में क्या कहा है। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये सेकंड हिस्से का जवाब देता हूँ कि हाई कोर्ट, इस्लामाबाद हाई कोर्ट लार्जर बेंच का फैसला है कि आप मंगल के दिन 6 वकला की मुलाकात होगी और फैमिली की मुलाकात होगी, ठीक है, और थर्सडे को आपके साथ फ्रेंड्स मीटिंग होगी अकॉर्डिंग टू जेल मैनुअल। ये तय हुआ कंसेंट से, जेल अथॉरिटी और हमारे जो कंसर्न राजा सुलेमान अकरम साहब हमारी तरफ से थे, उनके अंदर ये कंसेंट से तय हुआ कि इस तरह मैकेनिज़्म तय होकर मुलाकात होंगी। अब मैं मुनज़्ज़े उनका स्पोक्स पर्सन हूँ, और स्पोक्स पर्सन को 24 मार्च 2025 के बाद एक मौका मिला है मुलाकात का, खान साहब से मुलाकात नहीं हो रही। अच्छा। अब मैं आपके साथ बैठ के अच्छा। आज भी मेरी मुलाकात नहीं हुई, आज मेरी मुलाकात नहीं, मैं 4:30 बजे अच्छा। वहाँ जेल से वापस आ गया। अगर खान साहब की कोई ये नहीं, स्टेटमेंट मगर आपने सुना तो होगा जो जिन्होंने मुलाकात की कि खान साहब ने सेनेट के इलेक्शंस के हवाले से क्या कहा है। पॉइंट टेकन कि खान साहब को भी वो तकाजे जो जेल मैनुअल के तौर पे दिए जाने चाहिए वो उनको नहीं मिल रहे, ना विजिटेशन राइट्स मिल रहे हैं, ना ना बच्चों से बात करने की इजाजत मिल रही है, आइसोलेशन में रखा गया है, आइसोलेशन में रखा गया है, ना उनको टीवी की सहूलत दी जा रही है, ना उनको बुक्स की सहूलत दी जा रही है। बाकी इवन दन खान साहब ने कहा कि जब किताब ख़त्म होती है तो मैं फिर वो पुरानी किताबें पढ़ना शुरू कर देता हूँ। तो देखिए, ये तो उनके साथ एक फार्मर प्राइम मिनिस्टर है, उनके साथ ये सलूक हो रहा है जेल के अंदर, जेल अथॉरिटी जो कर रही है। अब जहाँ सेनेट का आपने पूछा है, तो आज का जो है, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं वहाँ से 4:30 आया, मुझे नहीं पता है कि आज कौन मुलाकात किसने की है, मैं उस टाइम से मीडिया पे हूँ, किसने की और बाहर क्या स्टेटमेंट दी है। लेकिन जो सेनेट का फैसला हुआ सीटों का, वो ये हुआ, आपको याद है मैं एडवोकेट जनरल था, हमने 2 रेफरेंस दायर किए उस टाइम। हमने एक रेफरेंस किया क्योंकि प्रेसिडेंट 186 के तहत एडवाइजरी जुरिसडिक्शन सीख कर सकता है सुप्रीम कोर्ट से कोई भी एडवाइस। तो एक हमने दायर किया था कि हमें सेनेट का इलेक्शन सीक्रेट बैलेट से ओपन बैलेट हो, जिसमें करप्शन होती और होती आ रही थी। दूसरा था 63A, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हॉर्स ट्रेडिंग पे कि अपना वोट रोक ले। अब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था, या तो खान साहब को खुद डील करके बाहर आ जाते, ऐसा कंप्रोमाइज़ नहीं था। अब हमारे फैसले करते हैं, एक पूरा प्रोसेस है कि पहले पार्लियामेंट्री कमेटी फैसला करती है, आफ्टर दैट एक एपेक्स बॉडी है पॉलिटिकल कमेटी, जब पॉलिटिकल कमेटी में जाता है तो फिर खान साहब के पास लिस्ट जाती है। मगर सवाल ये उठता है कि आतिफ खान साहब ने भी एक ट्वीट की, उन्होंने ये कहा कि जो लिस्ट खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी ने या जो वहाँ पे जो चैप्टर है उन्होंने खान साहब को दी थी, वो सलमान अकरम राजा साहब ने और बैरिस्टर गौहर ने उन तक नहीं पहुँचाई। मेरा सवाल ये है कि जो लोग जीते हैं, क्या खान साहब की उनको आशीर्वाद थी कि नहीं थी? मैंने तो आपको बताया है कि दो हमारे पार्लियामेंट्री कमेटी और उसके बाद पॉलिटिकल कमेटी से होके जाती है, फिर खान साहब से के पास गई। तो फिर खान साहब ने जब बैरिस्टर सैफ लेके गया है तो उन्होंने कहा, बल्कि आपने अली अमीन गंडापुर साहब की सूरत खान साहब ने ओके की है। अब ये मेरे पास खबर है जो जिस तरह मैंने आपके तहत सुनी। अगर मैं खान साहब से बतौर स्पोक्स पर्सन मैं मिलता या हमारा जनरल सेक्रेटरी मिलता तो को कुछ और होता। और दूसरी बात आपने पूछी, कभी भी मैंने डिफेंड नहीं किया कि मैं करप्शन को डिफेंड करूं या कोई इलीगल किसी गवर्नमेंट में, तो मैं उस पर स्टांस ले लूँ कि जहाँ ठीक हुआ, जहाँ गलत हुआ गलत हुआ। अब देखें कि ये जो स्पेशल कोर्स वाला फैसला था जिस गवर्नमेंट में हुआ, मैं उसको ये अप्रिशिएट नहीं करता। लेकिन आप ये देख लें कि अभी जो हालात जो ये ट्रायल हुए हैं, अब इमरान खान इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जुरिसडिक्शन से अरेस्ट हो जाते हैं और वो किसकी कस्टडी में चले गए, जुडिशियल कस्टडी में चले गए। इमरान खान को भी उस मुकदमे में इन्वॉल्व किया और 109 में जो शहादत आ रही है 109 की,
जिस जी। पे कंक्रीट एविडेंस चाहिए। जी। उसके लिए एक पुलिस वाला कहता है जी मैं तो सोफे के पीछे जमान पार्क में छुपा था, एक कहता है जी मैं कहीं चक्री बैठा था तो मैंने बात सुनी। और इस तरह की चीज़ें हो रही हैं सामने, क्या एविडेंस है इस मुलजमान के खिलाफ? दूसरी बात यह है कि एक आदमी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके चला जाता है, वो तो फर्क हो गया। आई एम सॉरी, मुझे छोटा सा वक्फा लेना है, मुझे भी प्रोड्यूसर की बात सुननी पड़ती है, तो मैं एक, जिस तरह आप लोगों को जज की बात सुननी पड़ती है, तो मैं एक छोटा सा वक्फा जो है यहाँ पे शामिल करती हूँ और हम फिर से हाजिर होते हैं। जो आपने नुकात उठाए हैं बहुत ज़रूरी हैं और फेयर ट्रायल के तकाजे अगर पूरे ना हों तो फिर लोग पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की तो बात करेंगे, इस पर बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। स्पॉटलाइट है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ जो केसेस हैं उनकी फैसले आ गए हैं। सरगोदा की इंसादी दहशतगर्दी की अदालत ने जो है लीडर ऑफ अपोजिशन पंजाब के खिलाफ फैसला सुना दिया है। 10 साल की कन्विक्शन हुई है लीडर ऑफ अपोजिशन अहमद खान बच्छड़ को और 32 और पीटीआई के कारकुनान को और एहसन छट्टा को भी, जो एक पीटीआई के एमएनए हैं, उनको भी कन्विक्शन हो गई है 9 मई के केसेस के अंदर। ताहिर खलील सिंधु साहब, ब्रेक से पहले जो नियाजुल्लाह नियाजी साहब बात कर रहे थे और जिस किस्म की फ्लिमजी एविडेंस का वो हवाला दे रहे थे, कह रहे थे कि जी एक जगह पे एक पुलिस ऑफिसर ने ये कहा कि मैं सोफ़े के नीचे छुपा हुआ था और मैंने वहाँ पे उनको सुना ये कहते हुए, और फिर जो है वो एविडेंस जो है उन्होंने कलम बंद की। तो जब ये एविडेंस, इस तरह की एविडेंस हम सुनेंगे और ट्रायल अवाम नहीं देखेगी, आफ्टर ऑल इमरान खान इज़ अ फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, एक नेशनल लीडर वो रह चुके हैं, तो फिर ये जो आपका एक ट्रायल है इसको लोग शैम ट्रायल कहेंगे और इन कोर्ट्स को कैंगरू कोर्ट्स करेंगे। आपने कम से कम इनकी क्रेडिबिलिटी को तो बरकरार रखना है ना सर। देखिए मनीज़, मुझे फर्स्ट टाइम आई एम एस्टोनिश्ड एंड बिविल्डर्ड आपकी बात सुन के कि ये हो रहा है वहाँ पे और साहब का प्राइम मिनिस्टर है, और ये आपके, मुझे अच्छा नहीं लगा कि मुझे ये बात लगी, इसलिए कि आप तो डिस्क्रिमिनेशन के बहुत ख़िलाफ़ हैं। और जिस बड़ी खातून की आप बेटी हैं, वो सारी ज़िंदगी उसने यही काम किया कि डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ। क्या बाकी कैदी जो है कन्विक्टेड कैदी, उनके लिए भी इसी तरह से मैं तो ये कह रही हूँ कि जो एक साबिक वज़ीर आज़म के साथ हो रहा है उस पे तो मैं आती हूँ कि बाकी आम लोगों के साथ क्या हो रहा है। आपके नाक के नीचे जो है मेरी बात सुने, वो लोगों को गायब किया जाता है, उनको तो फेयर ट्रायल भी नहीं दिया जाता। मेरी बात सुने, क्या आज तक हाई कोर्ट ने, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने, काबिल एहतराम है सारे जजेस हमारे लिए, क्या किसी और के लिए भी ऐसा फैसला दिया कि इतनी मुलाकात करवानी है, ये इसकी इस दिन करवानी है, इसकी इस दिन करवानी है? वो आम लोग जो है वो कॉमन मैन नहीं है। आर्टिकल 25 मैं समझने से ताहिर साहब मैं कासिर हूं कि इसको ओपन कर दें, ट्रायल को ओपन करें ताकि उस ट्रायल की कोई क्रेडिबिलिटी हो। देखिए मेरी बात सुने, ये मैं ये नहीं कहता कि मुकाफाते अमल है, लेकिन ये केस इस किस्म के हैं। अभी जिस तरह न्याजी साहब फरमा रहे थे, मेरी इंतहाई काबिल एहतराम है, हमारे सीनियर हैं, कि मतलब उनको अकेले को रखा है, क्या मतलब जो बाकी हैं ये भी मैं समझता हूँ उनके पास सारी सहूलियत सुप्रीडेंट ने जमा करवाया वहाँ पे बयान, तो ये तो उनसे बात पूछनी चाहिए ना। ये बेसिकली मुझे तो इस बात का नहीं पता। दूसरा, ये मुलाकात की जो बात कर रहे हैं, जो लिस्ट जाती है ना खान साहब के पास, वो खुद उसमें से वे सिलेक्ट करते हैं, जो मेरी इतला है, आई मे बी रॉन्ग, इवन मैं गलत भी हो सकता हूँ कि मैंने किस किस से मिलना, मतलब ये मेरी कोई सदका तला नहीं है, जो मैंने सुना है लोगों से, पीटीआई के दोस्तों से, एनी हो। लेकिन दूसरे नंबर पे जो आप बात कर रही हैं, फेयर ट्रायल आर्टिकल 10A जो गुमरू साहब फरमा रहे थे, फेयर ट्रायल होना चाहिए और होना बिल्कुल इंसाफ होता हुआ नज़र आना चाहिए, जो आपने भी फरमाया था। लेकिन ये है कि अगर कोई, जिस तरह भी ऐसे फरमा रहे थे कि एक इंस्पेक्टर ने ये कहा, चूँकि वो केस अभी सब जुडिस है, पेंडिंग है लाहौर की कोर्ट में, तो मैं उस पर ज़्यादा इसलिए बात नहीं कर चाहता कि मैं कहीं कंटेम्प्चुअस रिमार्क्स ना को दूँ। लेकिन अगर ऐसी बातें हैं तो इनको होना चाहिए कि वो फ़ायदा तो इनको मिलेगा ना, बेनिफिट ऑफ डाउट जो भी होगा वो मदई को तो नहीं मिलता, मुल्ज़िम को मिलना है ना बेनिफिट ऑफ डाउट जो है। तो ये बहस में ये सारी चीज़ें लेके, जिस तरह बुखारी साहब इज़ अ कॉन्फिडेंट लायर, तो ये वहाँ पे बात करेंगे। ये अदालतों के जो मामला होते हैं ये बड़े सेंसिटिव होते हैं। मैं भी एक प्रोफेशनल लायर, मुझे तो जो सिखाया गया है, ठीक है, हाँ, मैं और मुझे तो यही सिखाया गया कि मतलब जब अगर केस पेंडिंग है सब जुडिस है तो उसमें इतनी डिटेल से मैं ज़्यादा बात नहीं करना चाहता। चलें, सब जुडिस केस के ऊपर बात नहीं करते, मगर आपने एक अहम बात की और आपने बिल्कुल दुरुस्त बात की कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए। मगर ताहिर खलील सिंधु साहब, बड़ी माजरत से डिस्क्रिमिनेशन तो बहुत बड़े पैमाने के ऊपर हो रही है। गुमरो साहब आपकी पार्टी के चीफ मिनिस्टर हैं बलूचिस्तान के अंदर, वहाँ पे तो लोगों को इन कैमरा या इन द कोर्ट ट्रायल भी नसीब नहीं होता। वहाँ पे ख़ुद पुलिस एहलकार जो हैं वो फिगर देते हैं कि 300 से ज़ायद लोग जो हैं वो लापता हैं।
और उनकी बॉडीज़ मिलती हैं। उसी हवाले से कुछ ख़वातीन जो हैं अपने प्यारों की तस्वीरें लिए इस्लामाबाद में बारिश में बैठी हुई हैं और मांग रही हैं कि जी अगर हमारे प्यारे जो हैं वो मिल गए हैं तो अदालत ले आओ, अगर मार दिए तो बता दो कि कहाँ आपने दफनाया है। तो उनको भी राइट टू प्रोटेस्ट नहीं है, उनके लिए भी प्रेस क्लब बंद है, उनके लिए भी खारदार तारें लगाई गई हैं। तो आपको नहीं लगता कि फेयर ट्रायल और जो हम सारी ये बातें कर रहे हैं कि कम से कम बलूचिस्तान में आपकी हुकूमत है, जो लोग जिनके ऊपर ये इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वो दहशतगर्द हैं, कम से कम आप उनको इंसादे दहशतगर्दी की अदालतों में लाएं? हाँ बिल्कुल, ये तो फेयर ट्रायल और एक्सेस टू जस्टिस हर शहरी का हक है। और आपको पता होगा कि ये बलूचिस्तान में जो है वो इंसर्जेंसी जो चल रही है ये आज से नहीं चल रही, उसको काफ़ी अरसा हो गया है। और उसमें यही लोगों का जो कंसर्न रहा है कि लोगों को डिसअपियर किया जाता है, उनको ट्रायल के लिए पेश नहीं किया जाता। बिल्कुल हम इस बात से कोई जो है वो तरद्दुद नहीं है कि डिसअपियरेंस जो लोग हैं ये सोसाइटी पर एक बड़ा दबाव होते हैं और उनको जो है वो पेश किया जाए नॉर्मल कोर्ट्स में, उन पर ट्रायल किया जाए और उनको एक्सेस दी जाए कि अपने रिलेटिव्स से मिलें, क्योंकि उनका कंसर्न बलूचिस्तान में बड़ा ये रहा है। लेकिन एट द सेम टाइम वहाँ इंसर्जेंसी भी है, तो उसमें जो है वो प्रोपोर्शनेट जो है वो आपको करना पड़ता है कि भाई लोगों के फंडामेंटल राइट्स हैं और इंसर्जेंसी, ये दोनों को आप कैसे बैलेंस कर सकते हैं। तो मेरे ख्याल में उसको मुख्तलिफ जो है वो ममालिक में यही देखा गया है कि आप एक तो प्रोपोर्शनेट हिसाब से जो है वो इंसर्जेंसी के खिलाफ फोर्स इस्तेमाल करेंगे और दूसरे लोगों के जो है मोस्टली जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको महफूज कर रहे हैं। वजह फरमाया आपने कि बलूचिस्तान में ये इशू है, डिसअपीरेंसेस का भी इशू है, फेयर ट्रायल का भी इशू है। और रिसेंटली जो अफसोसनाक वाक़या हुआ है, ये जो जिरगा सिस्टम है या ऑनर किलिंग है, ये बड़ा ख़तरनाक है। ये सोसाइटी में शुरू हो गया था 1990 से, जब मर्डर को जो है वो कंपाउंडेबल ऑफेंस किया गया था और वो लोगों ने फिर जो है वो उसमें ऑनर किलिंग के केसेस में जो है वो मर्डर को कंप्रोमाइज़ करना शुरू कर दिया। तो उससे वो जो जिरगा सिस्टम है वो काफ़ी जो है वो स्ट्रेंथन हो गया और इस वजह से आया कि 1990 में PMLN की गवर्नमेंट जो है वो लॉ लेकर आई थी कि मर्डर इज़ अ कंपाउंडेबल ऑफेंस। वैसे दुनिया में ये ऑफेंस जो है वो स्टेट के खिलाफ होता है और वहाँ तो दूसरे मुल्कों में ज्यूरी सिस्टम होता है कि इवन जो है वो क्रिमिनल को स्टेट जो है वो कन्विक्ट नहीं करेगी, जूरी कन्विक्ट करेगी। तो जूरी क्यों, वो अपने पीस हैं ताकि स्टेट पर इल्ज़ाम नहीं आ जाए कि वो जो है वो सिटीजन्स को जो है वो सजाएं दे रही है, अपनी जूरी देती है। तो यहाँ तो ये है कि आपका जो फेयर ट्रायल है वो अफेक्टेड है ना, और आप उसको मर्डर के जी मगर मेरा सवाल तो आपसे यही था कि सर आपका तो चीफ मिनिस्टर वहाँ पे बैठे हुए हैं, तो क्यों नहीं आप उनको, ये जो एक लापता अफराद का मसला है कई अरसे से चला आ रहा है, आप उनके ऊपर असर और रसूख रखते अगर हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, आफ्टर ऑल वो चीफ मिनिस्टर हैं, तो कम से कम उनको इस बात पे तो बावर किया जाए कि जी, और वहाँ पे जितने भी अथॉरिटीज़ हैं ज़ाहिर है वो ज़्यादा वहाँ पे ताकतवर हैं, कि जी आप कम से कम इन लोगों को इंसादी दहशतगर्दी की अदालतों में तो लेके आएँ या आम अदालतों में लेके आएँ। बिल्कुल हमने उसको बावर भी कराया है। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जो है वो पॉलिसी भी यही है कि डिसअपीरेंसेस लोग जो हैं वो सिंध में हों, बलूचिस्तान में हों या किसी और सूबे में हों, वो बिल्कुल जो है वो स्टेट के खिलाफ जो है वो एक बड़ा धब्बा है कि आप जो है लोगों को अपने ही मुल्क में ये लेटिन अमेरिका में ये बड़ा इशू चला था डिसअपीरेंसेस का काफ़ी अरसा। उसके बाद उन्होंने जो है वो इंट्रा कोड वो होती थी लेटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की, उस कोर्ट ने काफ़ी जो है वो केसेस चलाए और ये मामला लेटिन अमेरिका से काफ़ी ख़त्म हो गया। अभी ये मामला जो है मेरे ख्याल में हमारे यहाँ खत्म करना चाहिए। गुमरो साहब छोटा सा वक्फा शामिल करते हैं और वक्फे के बाद जो एक गैरत के नाम पे कत्ल का जो एक रवाज हमने देखा है चला आ रहा है पाकिस्तान के अंदर, कानून साजी हुई मगर उसके ऊपर रोकथाम नहीं हो सका, इसकी क्या वजह है, इस पे भी बात करेंगे वक्फे के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। नियाजुल्लाह नियाजी साहब, आप चूँकि एक वकील हैं और इसके ऊपर काफ़ी चर्चा हुआ है जो बलूचिस्तान के ऊपर गैरत के नाम पर कत्ल हुआ, मगर उसी दिन के अंदर, उन्हीं दिनों के अंदर बल्कि, और उसी दिन दीर के अंदर भी गैरत के नाम पर कत्ल हुआ और वहाँ पे जिन्होंने कत्ल किया वो फ़रार हो गए, अभी तक उनको जो है अरेस्ट नहीं किया। आपकी पार्टी की वहाँ पे हुकूमत है,
तो इस हवाले से आपका क्या राय है, क्या इकदाम होने चाहिए दीर के अंदर? वहाँ पे तो आम है गैरत के नाम पर कत्ल खैबर पख्तूनख्वा में। देखिए, ये जो जरगा सिस्टम है, जब जो पंचायत सिस्टम है, इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट की ऑलरेडी जजमेंट्स आ चुकी हैं, इनको डिक्लेयर कर चुका है ये अल्ट्रा वायरस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के। आप रियासत के पास एक आइन है और आइन के अंदर तमाम जो इंडिविजुअल्स के राइट्स हैं वो प्रोटेक्टेड हैं, चाहे उनके फंडामेंटल राइट्स हैं, चाहे उनके राइट ऑफ मूवमेंट हैं, राइट ऑफ स्पीच है, जो भी है। अब इस तरह के जो एक्ट हैं वो सुप्रीम कोर्ट से जजमेंट आ चुकी हैं। तो मेरा ख्याल है आपने ठीक कहा कि वहाँ जो आप घुमरो साहब से पूछे, वहाँ एक गवर्नमेंट है, वहाँ लोगों ने जिस तरीके से ये एक्ट किया, ये तो बिल्कुल स्टेट को चैलेंज, स्टेट की रिट को चैलेंज करने वाली बात है। तो ये इस तरह के जो पंचायत का या जरगा सिस्टम था, इस पे सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आ चुकी हैं। और सर, जो लोअर दीर के अंदर गैरत का नाम पर कत्ल किया गया है एक कपल को, उसके बारे में आपका क्या राय है? क्योंकि आपकी तो हुकूमत है वहाँ पे, उसके ऊपर तो किसी ने कोई बात ही नहीं की। मेरा तो बतौर वकील वही ख्याल है जो बलूचिस्तान में हुआ है। मैं ये तो नहीं डिफेंड करता कि अगर कोई वहाँ, देखो ना, हुकूमत का काम है, स्टेट का काम है लोगों को रिस्पांसिबिलिटी को ओन करना, उनकी डिमांड्स को पूरा करना। अगर कोई इस तरह का हो रहा है, जिस गवर्नमेंट में भी हो रहा है, वो गलत हो रहा है। मैं नहीं डिफेंड कर रहा उसको। जी, ठीक। ताहिर खलील सिंधु साहब, आप तो सीनियर वकील हैं, आप ह्यूमन राइट्स इश्यूज को भी देखते रहते हैं। एक पंजाब में एक ये भी संधू साहब से पूछ लेना, एक पंजाब में भी जो अदालत मारवाए कत्ल शुरू हो गए हैं कि लोगों को पकड़ के सज़ा देना और उनको गोलियां मार के ख़त्म कर देना, ये किस तरह कानून, जहां आइन मौजूद है, कानून भी मौजूद है। सर, बात यह है कि देखिए, ऑनर किलिंग के खिलाफ एक कानून साजी भी की गई थी, आपको याद होगा, कंदील बलोच के कत्ल के बाद। और ऑनर किलिंग के ऊपर ही ये कहा गया था कि अब माफ़ी जो है वो अदालत जो है वो सिर्फ दे सकती है, जो वली है वो नहीं दे सकता। उसके बाद भी गैरत के नाम पर कत्ल हुआ। तो सिंधु साहब, आपको नहीं लगता कि कानून के अंदर जो है मसला है? इसलिए चूंकि आप किसी तरह भी कन्विक्शन नहीं ला सकते, कन्विक्शन की जो परसेंटेज है वो 0.5% है ऑनर किलिंग केसेस में। देखिए कानून के अंदर आपको टिंकरिंग नहीं करनी चाहिए। देखिए मैं तो बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड हूँ ह्यूमन राइट्स के हवाले से। ये जो है, ये गैरत के नाम पे कत्ल नहीं हुआ, बल्कि गैरत कत्ल हुई है वहाँ पे। और जहाँ भी हो ये जुर्म का, इस किस्म का किसी जगह पे भी, किसी भी, वो अपनी खतून जो है, क्या इवन सीएम बलूचिस्तान को क्या ये कहना चाहिए था कि जी वो पहले से शादीशुदा और कल से सारे यूट्यूबर उसी पे प्रोग्राम कर रहे हैं? मैं यूट्यूबर्स के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन क्या ज़रूरत है? इसका मतलब ये है कि अगर उसकी शादी नहीं तो उसको कत्ल करने का इख्तियार हासिल है उसके भाइयों को। आज तक किसी बहन ने भी अपने भाई को गैरत के नाम पर आपसे मैं, चूंकि प्रोग्राम का वक्त बिल्कुल ख़त्म हो गया, मैं आपसे कंक्लूडिंग कॉमेंट्स चाह रही हूँ। चूँकि शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा है जी इसके ऊपर डिबेट होनी चाहिए। जो ऑनर किलिंग के ऊपर के हवाले से कानून है, आपको एज ए लॉ मेकर लगता है कि उसको फिर से रिविजिट करना चाहिए? जी, इस पे डिबेट हम कर रहे हैं। घुमरो साहब को पता है, सेनेट में भी हमें फिर जुमेरात का दिन मुकर्रर किया है और उसको रिविजिट भी करना है। और दूसरा जो आप कह रही है कि स्टेट माफ कर, अदालत माफ कर सकती है, अदालत भी माफ नहीं कर सकती उसको किसी सूरत में। उस लेजिस्लेशन में ये है, अदालत को किस तरह से माफ कर सकती है? ठीक, मगर फिर भी माफी आम है, फिर भी इन केसेस के अंदर माफी आम है। इसको देखने की इसलिए माफी आम है कि वहां पे जाके कह देते हैं कि मैं इनको पहचानती नहीं हूँ या मैं पहचानता नहीं हूँ। फिर माँ बाप भी जाके, जिस तरह कंदील के मुकदमा में बाप मदई बन गया, बेटे माँ ने जाके माफ कर दिया सबको। तो इसमें स्टेट मदई बनी बलूचिस्तान में। मेरा ईमान है, मर्डर का प्ली ले लेते हैं ना, इसीलिए जी, इसीलिए तो कानून को फिर टिंकर करने की या उसको अमेंड करने की जरूरत है। बहुत शुक्रिया सेनेटर खलील ताहिर सिंधु साहब, आपने ज्वाइन किया। मैं एग्री करता हूं आपसे कि रियासत को मदई बनना चाहिए। ऑल राइट, दैट्स बहुत शुक्रिया खलील ताहिर सिंधु साहब, सेनेटर ज़मीर घुमरो साहब, नियाजुल्लाह नियाजी साहब, तीनों वकील आज हमारे साथ थे। नाजरीन, कानून तो बन जाते हैं मगर लागू नहीं होते, और जब हुकूमतें, पार्टीज़ जो हैं वो हुकूमत के अंदर आती हैं, वो उन्हीं कवानीन को इस्तेमाल करती हैं जिनके खिलाफ वो अपोजिशन में एहतजाज करती हैं। तो मुनीज़ जहांगीर को आज के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।